हाँ जी, मुझे बता दे फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है मल्टीकोलिनियरिटी। मल्टीकोलिनियरिटी क्या होता है? जब हम मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ते हैं कि y बीटा नॉट जमा बीटा वन एक्स वन बीटा टू एक्स टू एंड सो ऑन प्लस n, हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई भी दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, इनमें परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। ठीक हो गया? यानी कि हम ये कहते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2, या कोई वेरिएबल्स के हम वैल्यूज लें, फर्ज करें 1 2 3 4, ये x1 की वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू है। ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की है, ये 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई। तो जो x2 है ना, वो इक्वल टू है 2x1 के। यानी कि यहाँ में x1 की वैल्यू पुट की तो ये 2 आ गया, ये 2 पुट की 4 आ गया, 3 पुट की 6 आ गया, 8 आ गया। x1 और x2 के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है? लीनियर रिलेशनशिप नजर आ रहा है। ठीक हो गया? यानी कि x1 और x2 आपस में इक्वल ही है, ये इसका 2 टाइम है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये सवाल पूछा जाता है कि इनके दरमियान अगर लीनियर रिलेशनशिप हो फिर मल्टीकोलिनियरिटी होती है, नॉन लीनियर हो फिर होती है, या बस एसोसिएशन हो जाए तो उसे हम मल्टीकोलिनियरिटी कहते हैं। तो थोड़ी बहुत तो मल्टीकोलिनियरिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में पाई जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक वेरिएबल्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर मैं क्वांटिटी डिमांड की ही इक्वेशन लिख लूँ इधर, ए माइनस बी पी प्लस बी टू बाय, ठीक है, ये प्राइसेस हैं और ये इनकम है। प्राइसेस और इनकम का आपस में रिलेशनशिप होता है, हमें पता है। ठीक हो गया है? इनकम और प्राइसेस आपस में रिलेटेड होती हैं। तो अगर सिनेरियो चेंज कर दिया जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, वो एक अलग चीज है। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का आपस में रिलेटेड होना, ये एक नेचुरल फैक्टर। तो हमने क्या देखना होता है कि इनके दरमियान कुछ ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कि ये परफेक्ट हो। तो अगर परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होगी तो फिर उसे हम प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं और उसके हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ते हैं वो हम देखते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकली डिफाइन करें तो ये हमारा y है और ये x और ये क्या है? x2 है। इधर x1 y को इफेक्ट कर रहा है, x2 भी y को। इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू बीटा नॉट बीटा वन x1 बीटा टू x2। ये x1 y1 को इफेक्ट कर रहा है, x2 y2 को। इनका आपस में कोई हमें रिलेशनशिप, कोई कोरिलेशन हमें नजर नहीं आ रहा। तो इट मींस इसमें मल्टीकोलिनियरिटी नहीं पाई जाती। मल्टीकोलिनियरिटी का सिनेरियो कब बनता है? ये मेरे पास y और ये मेरा x1 है और साथ ही ये x2 है, यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये मल्टीकोलिनियरिटी है। ठीक है, यानी कि यहाँ इस सिचुएशन के अंदर ये कुछ ना कुछ इनमें कोरिलेशन पाया जाता है। अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए x1 x2, अब ये ज्यादा पार्ट, इसको हम हाई मल्टीकोलिनियरिटी कहेंगे। अगर सिचुएशन ऐसी बन जाती है y ये x1 है और इसी में
ये x2 है, तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो फेवरेट कंडीशन तो ये है, आइडियल कंडीशन, कि आपस में कोरिलेट ना करें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये लोअर मल्टीकोलिनियरिटी है, ठीक है, या इससे भी कुछ ज्यादा है, तो हमारा गुजारा चल जाता है। अगर ये वाली सिचुएशन आ जाए तो फिर हमें प्रॉब्लम होते हैं। वो क्या प्रॉब्लम होते हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है, समझ आ गया कि मल्टीकोलिनियरिटी क्या होती है। हमने ग्राफिकली भी देख लिया और इसको डायग्राम की मदद से भी इसको देख लिया। सेकंड पे आ जाता है सोर्स ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी के, मल्टीकोलिनियरिटी आती कहां से। सोर्स ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी किसके सोर्स के होते हैं। सबसे पहले है डेटा कलेक्शन मेथड इम्प्लॉयड, फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ द वैल्यू टेकन बाय द रिग्रेशन इन द पॉपुलेशन। सबसे पहले क्या होता है कि हम जो सैंपल साइज है ना वो संभाल ले लेते हैं। जो रिग्रेसर की वैल्यू है, पॉपुलेशन तो ये थी मेरे पास, ये टोटल ऑब्जर्वेशन थी, मैंने इसमें से ये लिमिटेड वैल्यू यानी कि जिसका सबसेट है वो बिल्कुल छोटा लिया। तो जितनी कम वैल्यूज होंगी उनका उतने चांसेस हैं कोरिलेटेड होने के। ठीक हो गया। कॉन्स्टेंट ऑन द मॉडल और इन द पॉपुलेशन बीइंग सैंपल्ड, समटाइम आपके पास क्या होती है, मॉडल की कॉन्स्टेंट, मॉडल कांस्टेंट। मॉडल कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपको कहा गया है कि आप इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन फाइंड आउट करें, इलेक्ट्रिसिटी, और आपको फंक्शन दे दिया गया है लोगों की इनकम और हाउस साइजेस। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वो डिपेंड करती है लोगों की इनकम के ऊपर और हाउस साइजेस की। जिनकी इनकम ज्यादा है वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, और जिनके घर बड़े हैं उनकी भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पर जिनकी इनकम ज्यादा है, जाहिर सी बात है उनके घर भी बड़े होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ चांसेस हैं कि जो आपको कांस्टेंट दी गई है, मॉडल कांस्टेंट दी गई है, जिस पर आपको कहा गया है कि आप इसके ऊपर काम करें, वहां से ही आपको मल्टी कोलिनियरिटी का मॉडल दे दिया गया है। तो इसमें आप बच नहीं सकेंगे। मॉडल स्पेसिफिकेशन हो सकती है कि आपने मॉडल की स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं, ये इसके सोर्स है। ओवर डिटरमाइंड मॉडल हो सकता है, ओवर डिटरमाइंड मॉडल। ओवर डिटरमाइंड मॉडल क्या है, आपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स बहुत ज्यादा शामिल कर लिए हैं। ठीक हो गया। तो इससे दो प्रॉब्लम आते हैं। तो मल्टीकोलिनियरिटी का आता है कि जितने ज्यादा वेरिएबल हैं, पॉसिबल है कोई से दो वेरिएबल आपस में कोरिलेट कर जाएंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी कम हो जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है माइनस के, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस आप उसके पैरामीटर्स में से माइनस कर रहे होते हैं वैल्यूज को। तो जितने ज्यादा वेरिएबल्स होंगे उतने आपको पैरामीटर फाइंड आउट करने होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी कम रह जाएगी। तो ये हमारे पास सोर्स है इसको फाइंड आउट करने के सोर्स हैं जिसकी वजह से मल्टीकोलिनियरिटी हमारे पास आती है। सैंपल साइज सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होता है ना मल्टीकोलिनियरिटी का, जो हम बाद में इसकी रेमेडियल मेजर भी पढ़ेंगे, तो वो यही होता है कि आपके पास जो सैंपल साइज होता है ना वो छोटा होता है। तो छोटे सैंपल साइज, आपके पास पॉपुलेशन तो बहुत थी पर वैल्यूज जो आपने सैंपल लिया वो छोटा लिया। सम टाइम ये होता है कि ऑब्जर्वेशन ही आपके पास कम होती हैं, तो इस वजह से मल्टीकोलिनियरिटी आ जाती है। सम टाइम आपको जो मॉडल दिया गया है, मॉडल बिल्ट अप मिलता है, आपने उसके ऊपर काम करना होता है। तो मॉडलिंग आपको ऐसा दे दिया गया है जिसमें से आप अपनी मर्जी से वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकते। मॉडल में मॉडल स्पेसिफिकेशन होती है। ओवर डिटरमाइंड मॉडल, ये सारे के सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे पास मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम आता है। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर सपोज डेट मल्टीकोलिनियरिटी डाटा के अंदर पाई जाती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे।
तो उस कॉन्सिक्वेंसेस से पहले उसने एस्टिमेशन ऑफ परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी दी हुई है। एस्टिमेशन in the presence of perfect multicollinearity। ठीक है, वो कहता है सपोज दैट ये फर्स्ट स्लोप का फार्मूला है, समेशन x टू y। ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने लिखा कि x2 बराबर है 2x3 के, ठीक है। अब जहां जहां x2 होगा ना वहां पे मैं 2x3 लिखता जाऊंगा, ठीक। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना मैथमेटिकली, तो बीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी, 0/0। इसे कहते हैं इनडिटरमिनेट। अगर परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होगी तो मैं पैरामीटर्स की भी वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकूंगा, इसकी वैल्यू आएंगी इनडिटरमिनेट। अगर मैं वेरिएंस की तरफ जाता हूँ, इसमें जो वेरिएंस का फार्मूला होता है, वेरिएंस का फार्मूला होता है वेरिएंस ऑफ बीटा 2 सिग्मा स्क्वायर। एग्जैक्ट फार्मूला मुझे एक नजर नहीं आ रहा इधर कहीं इसका। हाँ जी, वो मल्टीकोलिनियरिटी वाले, वो वैसे मैंने जो स्लाइड्स शेयर की हैं उसमें लिखा हुआ है। तो जब मैं उसको पुट करूंगा तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो ये वेरिएंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जब ये वेरिएंस इन्फिनिटी हो जाएगा इट मींस लार्ज वेरिएंस हो गया। हमने तो सिर्फ लार्ज ये डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ये मिनिमम वेरिएंस है, और ये दूसरा जो मैंने बनाया लार्ज है, तो इसका तो इन्फिनिटी हो गया। तो अगर परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है, जो मैंने न्यूमेरिकली आपको एग्जांपल देकर समझाया, तो फिर ना ही आप इसका ये जो हम बाइसनेस की बात करते थे, अनबाइसनेस की बात तो दूर रह गई। यहाँ ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। जहाँ हम लार्ज मिनिमम वेरिएंस की बात करते थे, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मगर कॉन्सिक्वेंसेस में वो बात करता है कि अगर परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है तो फिर आपको क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो दो कॉन्सिक्वेंसेस उसने लिखे हुए हैं, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, ठीक है। सबसे पहले वो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता है। थ्योरेटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में वो कहता है कि प्रैक्टिक जो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाँ जी, अगर आपके पास मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम है भी, तो फिर भी आपका जो वो है एस्टिमेटर है वो अनबाइस ही रहेगा, और वेरिएंस आपका क्या रहेगा, मिनिमम ही रहेगा। पर शर्त क्या है कि आप अपने सैंपल साइज को थोड़ा लार्ज कर लें, ठीक है। जैसे कि मैंने सोर्स बताया था आपको कि सोर्स क्या था, जब आपका सैंपल साइज छोटा होता है तो उस वजह से ही आता है, और ये नॉर्मली टाइम सीरीज डेटा के अंदर ये प्रॉब्लम पाया जाता है। तो कॉन्सिक्वेंसेज में जैसे कि हमने पहले पढ़ा, एस्टिमेटर इसका स्टिल अनबाइस रहेगा, और वेरिएंस भी मिनिमम हो सकता है अगर आप अपने सैंपल साइज को लार्ज कर लें। प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये जो भी मैंने आपको तीन बातें बताई हैं, ये इसके थ्योरेटिकल इसने लिखी हुई। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के जरिए बताया गया है कि जैसे कि वो हमने इनडिटरमिनेट्स को पढ़ा
कि अगर आपका परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है तो फिर आपका जो पैरामीटर होगा वो इनडिटर्मिनेट होगा, यानी कि उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाँ जी, अगर इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है, कोलिनियरिटी तो है मगर इम्परफेक्ट है, फिर आप बीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास फिर बीटा की वैल्यूज भी आ जाएंगी कुछ ना कुछ, और वेरिएंस की वैल्यू भी आ जाएगी। अब इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है, ठीक है, परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी नहीं है, इम्परफेक्ट है पर स्क्वायर है। तो फिर सोल्यूशन तो आपने निकाल लिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि डेटा के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है? इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है देखने की, जिसके जरिए हम देखते हैं, वो ये होता है कि जो टी की वैल्यूज होती है ना, वो इनसिग्निफिकेंट, जो आपके पैरामीटर्स होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, वो इनसिग्निफिकेंट आना शुरू हो जाते हैं। वो इनसिग्निफिकेंट क्यों आते हैं? टी का फार्मूला क्या होता है? बीटा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा। जब ये आपका लार्ज हो जाता है, ठीक है, उसी वजह से टी की वैल्यू कम आती है, उसको आप टेबल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो आपकी जो आपने कोफिशिएंट फाइंड आउट किया हुआ है वो क्या आता है? इनसिग्निफिकेंट आता है। ठीक है, या आपके पास जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है उसको आप देख रहे होते हैं, 0.05 से अगर कम है वो, तो उसे सिग्निफिकेंट कह रहे होते हैं, 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे। अगर ग्रेटर है तो उसको हम सिग्निफिकेंट, सॉरी, इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको क्या बेयर करने पड़ेंगे कि आपने जो कोफिशिएंट फाइंड आउट किए हैं वो ज्यादातर इनसिग्निफिकेंट होंगे अगर मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम पाया जाता है, और इसके साथ आपका आर स्केयर भी हाई होगा। आपने बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ये फाइंड आउट किए, आपके ये पैरामीटर्स क्या आ रहे हैं? इनसिग्निफिकेंट आ रहे हैं। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या आ रहा है कि टी टेस्ट इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक हो गया? और साथ क्या हो रहा है कि आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 0.99, सपोज वेरी हाई, जो क्या शो कर रहा है कि आपने, आपकी जो गुडनेस ऑफ फिट है वो बहुत अच्छी है, आपका जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है वो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर से 99% इफेक्ट हो रहा है। पर ये क्या बता रहा है? वो कह रहा है कि इसका भी इम्पैक्ट नहीं है, इसका भी इम्पैक्ट नहीं है। टी टेस्ट कुछ कह रहा है, आर टेस्ट कुछ कह रहा है, यानी कि क्रॉस हो गया। तो जब इस तरह का प्रॉब्लम हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज में कि आपकी आर स्क्वायर की वैल्यूज तो बहुत ज्यादा हाई आ रही हैं, मगर जो टी टेस्ट है वो ये शो कर रहा है कि आपके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, तो कौन सा प्रॉब्लम पाया जाएगा? तो वो आपके पास मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम पाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि आप कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। इसमें आपका जो एस्टिमेटर है वो ब्लू, अगर आप ब्लू भी होगा, वेरिएंस मिनिमम भी होगा अगर ये प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं पाए जाते। अगर ये प्रॉब्लम्स आपके पास पाए जा रहे हैं, इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी ज़्यादा होगा, टी रेशियोज आपकी कम आएंगी, और आर स्केयर की वैल्यू भी आपकी हाई होगी। तो ये प्रॉब्लम्स इसके अंदर आएंगे या आपको कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। एक होता है वेक्टर इन्फ्लेशन फैक्टर, उसके जरिए भी हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है। इसको बोलते हैं VIF। इसका फार्मूला होता है 1 - 1 - आर स्क्वायर 2 3। आर स्क्वायर 2 3 क्या है? ये जो मेरे पास दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, इनका मैं कोरिलेशन फाइंड आउट करूंगा। अब VIF, फर्ज करें आर स्क्वायर की वैल्यू, इन दोनों के दरमियान जो कोरिलेशन है वो 0 आ जाता है, तो 1 - 1 0, जो आपके आ गया 1 आ गया। ठीक हो गया? अगर YIF 1 - 0.5 आ जाता है, तो 0.5 तो जो आपके आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, हाँ 2 आ जाएगा। VIF अगर ये 1 आ जाता है, वन वन का मतलब क्या आ गया? इंफिनिटी आ गया।
यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यूज ये जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, जितनी कम होगी, अगर वी आई एफ की वैल्यू 1 है और एक्सट्रीम वैल्यू क्या है वी आई एफ की, इन्फिनिटी है, ये क्या शो कर रहा है कि इनके दरमियान परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, और ये क्या शो कर रहा है, नो मल्टीकोलिनियरिटी है। अगर 50% है तो जवाब इसका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर वो कहता है वी आई एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 10 आ जाए आपके पास, यहाँ कोई आपने इनका कोरिलेशन फाइंड आउट किया, आर स्क्वायर फाइंड आउट किया, यहाँ पुट किया और वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 10, तो इट मींस इसमें मल्टीकोलिनियरिटी प्रेजेंस करती है। अगर लेस देन 2 है, अगर लेस देन 10 है वी आई एफ आपका, तो मल्टीकोलिनियरिटी का जो प्रॉब्लम है वो सिवियर नहीं है। अगर 1 है तो इट मींस नो मल्टीकोलिनियरिटी, अगर इन्फिनिटी है तो 100% मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। मैसेज क्या आ रहा है? हाँ जी, जिसकी वीडियो ऑन है यार वो वीडियो ऑफ कर ले, फिर वो बाद में सम टाइम रिकॉर्डिंग हो जाती है तो वो प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये एक एमसीक्यू आ गया इसमें। अच्छा भाई, अब ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें बेयर, ये कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं कि ये बेयर करने पड़ेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो ये है कि टी की वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आएंगी, टी रेशो कम होगी, पैरामीटर इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे और आर स्क्वायर हाई होगा, इट मींस मल्टीकुलिंग है। तो ये टाइप सीरीज डेटा का प्रॉब्लम है। अब आ जाती है बारी डिडक्शन। किसी डिडक्ट कैसे किया है, कैसे पता चलेगा कि डेटा के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है। डिडक्शंस ऑफ डिडक्शन ऑफ डिडक्शन ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी के अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें मल्टी कोलिनियरिटी है या नहीं। वही बात जो अभी हम पढ़ चुके हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आर स्क्वायर तो हाई है और जो टी की वैल्यू है, टी रेशो, वो क्या है, लो है। तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम पाया जाता है। पेयर वाइज कोरिलेशन आप फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे बीटा 1 x1, बीटा 2 x2, बीटा 3 x3, कोई से दो वेरिएबल्स चेंज कर 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 आप उसमें कोरिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि हम यूज या स्ट्रेटा यूज करते हैं तो हम वेरिएबल्स का हर दूसरे वेरिएबल्स के साथ कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, तो हमें वहां से भी पता चल जाता है कि कौन से वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड है। पार्शियल कोरिलेशन जो हमने पढ़ा था मल्टीपल रिग्रेशन में, हमने पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट के फार्मूले आपको करवाए थे, उसके जरिए आपको पता चल जाता है। वेक्टर इन्फ्लेटिंग फैक्टर जो भी बताया है उसके जरिए भी पता चल जाता है। एक टेस्ट है जो कि कॉर्सेनियस की बुक में है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसका नाम है फ्रॉरर ग्लोबर टेस्ट। उसके जरिए भी हम मल्टी कोलिनियरिटी को पता लगा सकते हैं। वो मैं जस्ट आपको उसकी थ्योरी बता देता हूँ ताकि अगर वो पेपर में आ जाए तो आप उसको एटलीस्ट आपको उसका नाम वगैरह तो पता हो, क्योंकि वो टेस्ट तो काफी लंबा है और वो पॉसिबल नहीं है इतना लंबा टेस्ट करवाना। इस वजह से जस्ट मैं उसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, मल्टी कोलिनियरिटी ये 233 पेज के ऊपर दी गई है, जो है मेरे पास कॉर्सेनियस की बुक। इसमें 3 टेस्ट अप्लाई होते हैं। डिटेक्शन के इसके मेथड मैंने आपको बता दी है। इसका जो आखिरी मेथड है डिटेक्शन का वो है फ्रॉरर फ्रॉरर ग्लोबर ग्लूबर टेस्ट फॉर मल्टीकोलिनियरिटी।
प्रायर ग्लोबल टेस्ट फॉर मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक हो गया। इसमें तो 3 टेस्ट हम अप्लाई करते हैं। मैं इसका नाम इस तरह से याद करता हूँ, पीएलपी कहता हूँ मैं इस टेस्ट को। पीएलपी क्यों कहता हूँ भी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम ना इसमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। जो काई स्क्वायर टेस्ट है ना, वो प्रेजेंस को चेक करता है। वो किस चीज को चेक करता है? प्रेजेंस को, कि मल्टी कोलिनियरिटी है या नहीं। ठीक हो गया। फिर नंबर 2 पर हम इसमें एफ स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, एफ टेस्ट एफ टेस्ट चेक करता है लोकेशन। आपको मल्टीपल कोरिलेशन और कोफिशिएंट मैंने पढ़ाया था मल्टीपल रिग्रेशन में, जिसमें मैंने कहा था कि आपके पास फर्ज करें x1 x2 x3 वेरिएबल्स हैं, तो आप इसमें ना लोकेशन चेंज करते हैं। x1 और x3 इनकी मल्टी कोलिनियरिटी देखिए, x1 और x3 इनकी मल्टी कोलिनियरिटी, x3 को इधर रख लिया, x1 और x2 को उधर रखा, फिर इनकी मल्टी। इसे मल्टीपल कोरिलेशन और कोफिशिएंट के जरिए मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इधर वो टेस्ट यूज होता है फ्रायर ग्लोबल टेस्ट में। जो ये वाला सेकंड जो पीएलपी, पहले ने क्या चेक की, काई स्क्वायर टेस्ट ने प्रेजेंस को चेक किया कि डाटा के अंदर मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है। दूसरे ने क्या काम किया, अब अगर पता चल गया है तो फिर हम सेकंड की तरफ जाएंगे। अगर हमें पता चला कि नहीं है तो फिर हम सिंपल वायरलेस लगाकर एस्टिमेशन करेंगे, और जो हमारे पर्पस हैं, जो गोल्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा टेस्ट होता है इसमें टी टेस्ट। वो क्या चेक करता है? पैटर्न। पैटर्न को चेक करेगा। ये मैंने स्लाइड्स जो बनाई हुई है ना, जो आपको 7 स्लाइड मैंने शेयर की, उसमें भी ये मैंने सब चीजें लिखी हुई हैं, आपके को ग्रुप में मैंने भेजी हुई हैं स्लाइड्स। ठीक हो गया। तो फ्रायर ग्लोबल टेस्ट एक काफी लेंथी टेस्ट है। ये पहले वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करता है। ठीक हो गया। फिर उसके ऊपर काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करता है। उसमें सबसे पहले वो प्रेजेंस चेक करता है काई स्क्वायर टेस्ट के जरिए। फिर एफ टेस्ट लगाते हैं, उससे लोकेशन होती है। फिर पैटर्न हम जो पार्शियल कोरिलेशन हमने फाइंड आउट किया था। पार्शियल कोरिलेशन में क्या करते थे, कोई से 2 वेरिएबल पिक कर लेते थे, उनके दरमियान लीनियर कोरिलेशन चेक करते थे, बाकियों को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते थे। ठीक है, वन बाय वन, दो एक एक वेरिएबल को कांस्टेंट, बाकी 2 का हम कोरिलेशन। तो ये 3 टेस्ट इसमें लगते हैं फ्रायर ग्लोबल टेस्ट में। अच्छा खासा लेंथी टेस्ट है। इसके न्यूमेरिकल्स भी थे मेरे पास, तो उसकी मैंने जरूरत नहीं समझी, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता पेपर में कि वो आपको इतने लंबे लंबे क्वेश्चन देते। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया जी? सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ये मल्टी कोलिनियरिटी है क्या। ठीक है, वही चीजें चलती आ रही हैं जो हम डेली पढ़ रहे हैं। पहले हमने प्रॉब्लम को देखा कि ये व्हाट इज मल्टी कोलिनियरिटी। दूसरा हमने क्या देखा, सोर्स देखे कि मल्टीपल कोलिनियरिटी आ कहां से रही है। तीसरा हमने देखा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या बेयर करने पड़ेंगे। चौथा हमने देखा इसको डिटेक्ट कैसे किया जाए। अब डिडक्ट भी हो गई, अब हमने इसकी क्या करनी है, रेमेडियल मैयर करनी है। रेमेडियल मैयर का मतलब क्या है? इलाज करना है। इलाज इसका बहुत सिंपल है। अगर आपके पास प्रियोर इंफॉर्मेशन का मतलब है आपको पहले से पता है कि जो मुझे वेरिएबल्स दिए गए हैं, जिस तरह के ये वेरिएबल है y इज इक्वल टू बीटा 1 जमा बीटा 2 x2 जमा बीटा 3 x3 प्लस में है। इसमें हमने ये अज्यूम कर लिया है कि जो बीटा 3 है ना, वो 0.1 बीटा 2 है। ये प्रियोर इंफॉर्मेशन आ गई कि इनके दरमियान जो मल्टीकोलिनियरिटी पाई जाती है वो क्या है, 0.1 बीटा 2। तो हम क्या करेंगे, बीटा 1
बीटा 2 एक्स जमा 0.1 बीटा 2 एक्स 3 इधर ये पुट कर देंगे, इसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे और फिर आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये है इसकी रेमेडी मैयर। दूसरा क्या है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम पाया जाता है टाइम सीरीज डाटा के अंदर पाया जाता है, तो आप क्या करें, इसमें क्रॉस सेक्शनल डाटा को भी शामिल कर लें, तो आपका पूल्ड डाटा बन जाएगा, दोनों डाटा क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। थर्ड ये है कि जब आपको पता चल गया है कि ये जो वेरिएबल प्रॉब्लम कर रहा है और आपके पास स्पेस भी है कि आप वेरिएबल्स को इन आउट कर सकते हैं, तो आप इस वेरिएबल को ड्रॉप कर लें। तो ड्रॉप करते हैं तो वो एरर में चला जाता है, फिर वो ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता ड्रॉपिंग वेरिएबल से, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि आप इस वेरिएबल्स को ड्रॉप आउट कर दें। जो बेस्ट, इससे भी बेस्ट जो सोल्यूशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में क्या होता है, वेरिएबल्स की शेप ही चेंज कर देते हैं, यानी कि उसमें हम क्या करते हैं भाई, उसका हम लॉग ले लेते हैं, फर्स्ट डिफरेंस ले लेते हैं, या फिर हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं, हम उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं इसके, जो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम रेमेडियल इसको इसको रिमूव किया जाए। अब हम स्लाइड की तरफ चलते हैं और मिनट रह गए हैं 5, तो नया जो टॉपिक्स हमने पढ़ना है ना वो पढ़ेंगे हम। अब वीडियो आप बंद कर लेंगे सब, क्योंकि मैंने स्लाइड शेयर करनी है, क्योंकि यहाँ पर वो फिर वो हो जाते हैं, शो होना शुरू हो जाती है जो आपकी अगर वीडियो ओपन हो, तो इस वजह से एक वीडियो मैंने बाद में डिलीट भी की, तो मुझे भी टाइम नहीं लगा कि मैं उसे एडिट करूँ। जैसे ही एडिट करूंगा तो वो फिर दोबारा शेयर कर दूंगा। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली हुई है। अभी तक तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है, फिर एक बार बता देना। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को, स्क्रीन शेयर किया मैंने। हाँ जी, तो ये शेयर किया हुआ है जी। हाँ जी, ये मल्टीपल रिग्रेशन वाला चैप्टर तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, कोएफिशिएंट। हाँ जी, इसमें मल्टीकोलिनियरिटी को डिफाइन किया गया है, फिर ये वही डायग्राम्स बनाई हुई है जो मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाई है। इसमें परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी की नहीं। फिर सोर्स ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी समझाया है आपको, आपके पास सैंपल साइज कम होता है, कांस्टेंट मेथड होता है, मॉडल मिस्टिफिकेशन होती है, वही की वही बातें सारी मैंने लिखी हुई है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेज है, अनबाइस्ड रहेगा, मिनिमम वैल्यूज होगा, पर आपको सैंपल साइज इसका लार्ज करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है अगर परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी पाई जाए, और अगर परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है तो वेरिएंस आपका क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जब आपका वेरिएंस ज्यादा होगा तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हाई हो जाए, वो मैक्सिमम होता जाएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड एरर पर डिपेंड करता है, और स्टैंडर्ड एरर वेरिएंस के ऊपर डिपेंड करता है। जब वेरिएंस हाई है तो स्टैंडर्ड एरर भी हाई है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हाई होगा। जो टी रेशियो है उसकी वैल्यू कम आएगी, टी रेशियो की वैल्यू कम आने का मतलब क्या है, आपका जो कॉफिशिएंट है, पैरामीटर्स है, वो इनसिग्निफिकेंट आएंगे। इधर इनसिग्निफिकेंट आने के साथ साथ जो रॉन्ग इंडिकेशन आ रही होती है वो वेरी हाई आर स्क्वायर आ रहा होता है। जब वेरी हाई आर स्क्वायर आएगा इनसिग्निफिकेंट कोफिशिएंट के साथ, इट मींस प्रॉब्लम पाया जाता है। हाँ जी, वही डिडक्शन ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी जो मैंने आपको बताया था, हाई आर स्क्वायर बट फ्यू टी रेशियो सिग्निफिकेंट, हाई पेयर वाइज कोरिलेशन आप रिग्रेसर के दरमियान चेक कर सकते हैं। फेरर ग्लोबल टेस्ट मैंने बताया, इस पे आप 3 टेस्ट लगाते हैं। पहला आपकी प्रेजेंस को चेक करता है, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। अब ये क्योंकि टेस्ट आप अगर नहीं पढ़ा तो बस इसके आपने नेम याद कर लेने हैं, क्योंकि हमने एमसीक्यू सॉल्व करना है, हमें वहां कोई टेस्ट को प्रूव नहीं करना।
फिर रेमेडियल मेजर है जी इसकी। रेमेडियल मेजर भी बता चुका हूँ आपको, ड्रॉपिंग वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज। सबसे इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज द सैंपल साइज। अगर आप सैंपल साइज को इंक्रीज कर लेते हैं तो ये जो मल्टीकोलिनिटी का प्रॉब्लम है ये आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर्स है, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 है तो इट मींस मल्टीकोलिनिटी का प्रॉब्लम पाया जाता है। अगर लेस देन है या इक्वल टू 1 है तो इट मींस मल्टीकोलिनिटी नहीं है। तो ये एमसीक्यूज एक बार पेपर में आ भी चुका है, इसी वजह से मैंने बाद में स्लाइड में शामिल किया था। तो ये छोटे से थोड़े से आपके एमसीक्यूज मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं। और इसके टेस्ट मैंने भेजा थे आपको स्टैटिस्टिक्स के, पर उसका रिस्पॉन्स बड़ा गंदा था। किसी ने भी मुझे वो टेस्ट नहीं रीसेंड किए सॉल्व करके। उसमें एवरेज था, डिस्पर्शन था। तो फिर मैंने टेस्ट नहीं भेजे, ना ही मुझे किसी ने पूछा कि सर आप टेस्ट क्यों नहीं भेज रहे। फिर मैंने यही प्लान किया कि ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन रहता है, आइडेंटिफिकेशन रहता है। मैं इसके बाद भी अब आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा जब भी हमारी इकोनोमेट्रिक्स वाइंड अप हो जाएगी, और या सर यासिर का भी सिलेबस एंड होने वाला है। तो फिर इंशाल्लाह इन तमाम चीजों को मैं टेस्ट लूंगा। वैसे हर स्लाइड्स के एंड पर एमसीक्यूज मैंने कुछ ना कुछ बनाए होते हैं, पहले भी मैं काफी एमसीक्यूज आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। अगर आप इन तमाम एमसीक्यूज को जमा कर लें तो आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज जमा हो सकते हैं। आप डिफरेंट साइट्स भी विजिट कर रहे होंगे, डिफरेंट बुक्स भी पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप सिस्टमेटिकली चलते रहे हैं हमारे साथ तो मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी टेस्ट पास कर सकते हैं, फेडरल का है या पंजाब पब्लिक का है या केपीके का है। और अगर इंटरव्यू में भी इंशाल्लाह आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया जी, अब ये एंड हो गया। कल इंशाल्लाह हम साइमल्टेनियसली क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे।